सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं जिनसे क्वेश्चंस। तो देखो, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रासायनिक बलगतिकी में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जाता है कि आभासी एक अणुक अभिक्रिया किसको बोलते हैं। आभासी एक अणुक अभिक्रिया। आभासी वर्ड मतलब क्या कि वो जो अभिक्रिया है वो तो लगती ज़्यादा अणुओं वाली है लेकिन होती सिर्फ एक है। मतलब आभास कुछ और होता है और होती कुछ और है। समझ में आ रही बात? तो देखो, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के लिए एक से अधिक अणु आवश्यक होते हैं लेकिन क्रिया के फलस्वरूप एक ही अणु के सांद्रण में परिवर्तन होता है, आभासी एक अणुक अभिक्रिया कहलाती है। एक अभिक्रिया का उदाहरण भी यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे एक रिएक्टेंट लिया गया है और एक ये। समझ में आ रही बात? यहाँ पे इसको मे बी एथाइल एसीटेट बोलते हैं, एथाइल एसीटेट। अब ध्यान दो कि यहाँ पे जो एथिल एसीटेट है, एथाइल एसीटेट, इसको हम जल के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्या ये अकेले रिएक्ट करके ये बना सकता है? आंसर है नहीं। इसको जल चाहिए, वाटर चाहिए और एथाइल एसीटेट। 2 अणु हो गए, 2 अणु चाहिए, तब जाके ये क्या बनेंगे? ये बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा, अल्कोहल बनेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो कि इसको रिएक्ट करने के लिए ये चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं तो इसका जो कंसंट्रेशन है जल का, ये चेंज नहीं होता, इसकी सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। क्यों? क्योंकि जल बहुत मात्रा में ज़रूरत होती है, तब जाके ये इससे बनता है। तो जल की बहुत मात्रा रहती है और इसका बहुत कम मात्रा रहती है। तो जल की मात्रा बहुत रहती है, उसमें इसका मात्रा बहुत कम है। तो जल की मात्रा ज़्यादा होने से अगर कोई चीज़ बनती भी है तो जल की अगर थोड़ी बहुत सांद्रता कम भी हो गई तो इसके कंपैरिजन में वो निग्लिजिबल होता है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि सिर्फ इसी की सांद्रता में परिवर्तन होता है, जल में नहीं। दिखने में ये 2 अणुओं वाली लग रही है लेकिन एक्चुअल में ये 1 अणुओं वाली। सांद्रता में परिवर्तन सिर्फ इसका होता है, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं, तापमान गुणांक। तापमान गुणांक किसको बोलते हैं? तो देखो, यहाँ पे दर स्थिरांक हम निकालते हैं। दर स्थिरांक क्या होता है इसके बारे में पहले ही मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। तो किसी भी अभिक्रिया का एक टेम्परेचर, मान लो एक टेम्परेचर T है, तो उस पर हमने दर स्थिरांक निकाल लिया। वो कितना है? दर स्थिरांक की वैल्यू हमने बोली KT है एक टेम्परेचर T पे, ठीक है ना। हमको क्या करना है? 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा देना है। T टेम्परेचर पे दर स्थिरांक निकालने के बाद 10 डिग्री और बढ़ा देना है और उस पर दर स्थिरांक का मान निकालना है। उस पर दर स्थिरांक हमने क्या बोल दिया? KT + 10 है। समझ में आ रही बात? KT + 10 डिग्री उसका दर स्थिरांक है। अब देखो, ये जो 10 डिग्री टेम्परेचर हमने बढ़ाया, इस पे जो स्थिरांक है दर स्थिरांक, और जो 10 डिग्री पे दर स्थिरांक था, इसका अनुपात निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इस दर स्थिरांक की वैल्यू इससे ज़्यादा है, क्योंकि दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2-3 गुना तो बढ़ ही जाती है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी अभिक्रिया की दर 2-3 गुना बढ़ जाती है। तो इसका जो अनुपात है, इसी को हमने क्या बोला हुआ है? तापमान गुणांक। तापमान गुणांक 2 दर स्थिरांकों का अनुपात 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो होता है उसको बोलते हैं तापमान गुणांक। यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इजीली इसको समझ सकते हो। अनुपात यहाँ पे है, ये अनुपात है। अच्छा, इसके बाद देखो, दर निर्धारक पद। ये पूछा जाता है बार बार कि दर निर्धारक पद क्या होता है। तो बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें जो अभिक्रिया होती है वो एक पद में कंप्लीट नहीं होती, बहुत सारे पद को लेती है। अभी कुछ और बना पहले पद में, दूसरे पद में कुछ और बना, तीसरे पद में कुछ और बना।
तो यहाँ पे लिखा गया है कि कई रासायनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। उसके अभिक्रिया के दर का निर्धारण सबसे धीमी गति से होने वाले पद से होता है। इसमें जो अभिक्रिया हो रही है, कुछ बन रहा है, फिर कुछ बन रहा है, फिर कुछ बन रहा है, तो जो सबसे धीमी गति वाला अभिक्रिया है, सबसे धीमी गति से जो पद में अभिक्रिया हो रही है, उसी पद को क्या बोलते हैं? दर निर्धारक पद, क्योंकि उसी से दर का पता हम निकालते हैं जो सबसे धीमी गति से होता है। समझ में आ रही बात? तो इसको बोलते हैं दर स्थिरांक, ये दर निर्धारक पद। अब इसके बाद आता है एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, कि किसी अभिकारक की सांद्रता 5 गुनी बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर 25 गुनी बढ़ जाती है। किसी अभिकारक की सांद्रता 5 गुनी बढ़ाने पर, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना अभिकारक की सांद्रता A है तथा कोटि स्मॉल a है, तब उसकी जो दर है, दर को हमने दिखाया R से, तो R इक्वल टू क्या होता है? दर स्थिरांक K सांद्रता A और इसके पावर कोटि, यही तो दर स्थिरांक लिखने का तरीका है। ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है? प्रश्नानुसार हम देखेंगे, प्रश्नानुसार लिख देंगे। प्रश्नानुसार हमको क्या करना है कि अभिकारक की सांद्रता 5 गुनी बढ़ा देनी है, तो दर स्थिरांक अभिक्रिया की दर 25 गुनी बढ़ जाती है। मतलब ये जो दर है कितनी हो जाएगी? 25 टाइम्स R से। कब? जब इसकी सांद्रता पहले कितनी थी? A, लेकिन अब कितनी हो गई? 5A, 5 गुनी बढ़ गई। तो इसका दर स्थिरांक क्या हो गया? 25 हो गया। अब दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाने हैं। दोनों को डिवाइड करो तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ऐसा कर दो यहाँ पे। तो 25R इक्वल टू K, और ये 5 का पावर A हो गया, ये 5 का पावर एक बार A हो गया, और एक बार 5 का पावर A और एक बार A का पावर A, 5 का पावर A और एक बार A का पावर A। ठीक है ना। फिर इसको डिवाइड करना है इस R से, और इधर डिवाइड करना है K और A का पावर A। समझ में आ रही है बात? R कैंसिल हो गया, K कैंसिल, A कैंसिल। तो यहाँ पे जो नया पद आया, इधर सिर्फ क्या बच गया? 25, और यहाँ पे क्या बच गया? 5 का पावर A। 25 को भी 5 के पावर में लिख लो, तो 5 का पावर 2 और 5 का पावर A, तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कंपेयर कर देंगे तो A की वैल्यू 2। तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? 2। A की वैल्यू हमको निकालनी थी, ये हमारा इजीली निकल गया। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे कि एक अभिक्रिया है जिसमें उसका वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करनी है और अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अभिक्रिया दे दी गई है और यहाँ पे वेग दे दिया गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हमको उत्तर लिखना है, यहाँ पे वेग दिया है, वेग क्या दिया? KNO2 और इसका पावर 2 दे दिया। अब सांद्रता की जो घात होती है वही क्या होती है? अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि मिल गई, अभिक्रिया की कोटि, सांद्रता की जो घात होती है वही अभिक्रिया की कोटि होती है। तो कोटि कितनी है अभिक्रिया की? 2, क्योंकि सांद्रता की घात कितनी है? 2। अब इसकी इकाई निकालनी है, तो इसके लिए K इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेग, और ये क्या हो जाएगा? NO2 और इसका पावर 2। अब वेग क्या होता है? वेग को तो हम जानते हैं कि वेग होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हमारा मोल होता है। ये वेग होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा होता है ये वेग। और ये जो है इसकी इकाई क्या होती है? वेग की इकाई तो ये होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे NO2 ये सांद्रता है, तो इसकी इकाई होती है मोल पर लीटर, लेकिन इसका पावर दे दिया है 2। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे मोल पर लीटर दे दिया। अब यहाँ पे 1 मोल पर लीटर और 1 मोल पर लीटर कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या? मोल। ध्यान दो, यहाँ पे 1 मोल पर लीटर और ये 1 मोल पर लीटर कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे 1 अपॉन ऊपर सेकेंड बच गया, सेकेंड, क्योंकि मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बच गया? सिर्फ मोल पर लीटर।
ऐसा बच गया। अब ध्यान दो यहाँ पे कि क्या होगा, लीटर चला जाएगा ऊपर, लीटर ऊपर चला जाएगा और ये मोल सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लीटर पर मोल और ये हो गया सेकंड, ऐसा इसका यूनिट आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसको लिखने का तरीका एक और है, लीटर मोल का पावर -1 और सेकंड का भी पावर जो है यहाँ पे वो कितना है, -1। तो ऐसे ही करके क्वेश्चंस आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। इन टाइप के न्यूमेरिकल्स को अगर प्रैक्टिस करके जाओगे डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लाओगे। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।